Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cardiovascular system, the electrocardiogram part 5. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को. ये टॉपिक होगा यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स, यानी आपका जो मैं पढ़ा रही थी एनिमल फिजियोलॉजी का कंटिन्यूएशन टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसका मैं आज से कंटिन्यू कर रही हूँ. सो एक महीने से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई, जिसके लिए मुझे खेद है. ठीक है, लेकिन अब जो है आपकी क्लासेस मैं लूँगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब पास आने वाले हैं, है ना. और अभी तक मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई. सो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस जो है जितनी भी बातें मैंने बताई हों वो सारी चीज़ें रिवाइज़ की हों. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एज अ, अगर मैं समरी अगर आप लोगों के सामने रखूं, तो एज अ समरी जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. हम लोगों ने बेसिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, कि हमारा हार्ट क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया. कैसे सर्कुलेशन होता है, ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट करता है, हमारी टिश्यू से ब्लड कौन से पार्ट ऑफ द हार्ट जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बेसिक बातें मैंने आपको बता दी. मैंने हार्ट के पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ हार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया. मैंने आपको SA नोड AV नोड के बारे में बता दिया कि कैसे जो है इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, कैसे जो है ये काम करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बता दी है. ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन हो गया, एनाटॉमी ऑफ हार्ट हो गया. ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट हो गया. ठीक है, और जो पेसमेकर है हमारे हार्ट के, ठीक है, SA नोड एंड AV नोड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, इतना सबको अभी तक क्लियर हो चुका होगा. आई होप किसी को भी जो है अगर इसको डाउट है इसमें से, तो आप जो है वो डायरेक्टली या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में जो है वो अवेलेबल मिल जाएगी, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. एक और चीज़ रह गया था लास्ट क्लास में, जो था कि जो मैं आपको पढ़ा रही थी लास्ट क्लास में, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी, जैसे हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन मैं आपको बता रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो पोलराइजेशन है वो मैंने गलती से पॉलीमराइजेशन लिख दिया. ठीक है, बाकी डेफिनेशन सेम होगी, बस मैंने पोलराइजेशन को पॉलीमराइजेशन लिख दिया है. तो हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया. हाइपर पोलराइजेशन मतलब जब आपका नॉर्मल सेल में जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, यानी हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट. ठीक है, या कोई कोई -60 मिली वोल्ट भी लिखते हैं कि -60 मिली वोल्ट हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है. हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, जब इस रेस्टिंग पोटेंशियल से, यानी ये हमारा क्या है, सेल नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल है. ठीक है, जब हमारा इस पोटेंशियल से डिक्रीज हो जाता है पोटेंशियल, यानी डिक्रीज का मतलब या तो ये -80 मिली वोल्ट चला जाए या -90 मिली वोल्ट चला जाए. जब डिक्रीज हो जाता है पोटेंशियल और ज़्यादा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन. ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन. नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन हम कब बोलते हैं, जब हमारा जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल है उससे जो है वोल्टेज बढ़ जाए. ठीक है, जैसे हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट या -60 मिली वोल्ट, उसमें से या तो -20 मिली वोल्ट हो जाए. ठीक है, या हमारा +20 मिली वोल्ट हो जाए. ठीक है, या +40 मिली वोल्ट, या कितना भी हो जाए, यानी इंक्रीज हो जाए. जब पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन में मैंने आपको बताया, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें रेस्टिंग पोटेंशियल वापस से रेस्टिंग में आता है, यानी जब हाई, जैसे डीपोलराइजेशन हो गया यानी पोटेंशियल इंक्रीज हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब वो वापस से नॉर्मल में आ जाए, यानी -20 से या +20 से वापस से -70 मिली वोल्ट पे जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे जब आ जाए पोटेंशियल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन. ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया एंड रीपोलराइजेशन हो गया. ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए. वहाँ पे लास्ट क्लास में पॉलीमराइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो इतनी बात आई थिंक सबको जो है वो क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट चलते हैं.
ओके, तो नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको आज अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी भी बोलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सुना होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मास्टर्स के होंगे, तो बीएससी ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईसीजी। ईसीजी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसे हम ईकेजे से भी एब्रीविएट करते हैं। यानी के जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है इन जर्मन लैंग्वेज में, तो इसको ईकेजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईसीजी तो बोलते ही हैं, साथ में ईकेजे भी बोलते हैं। इज़ अ टूल फॉर इवेल्युएटिंग द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स विद इन द हार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो ईसीजी हमारा होता है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ये हमारा क्या डिटेक्ट करता है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो भी होते हैं हार्ट में, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? ऐसे नोड की वजह से। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसे नोड क्या है? एज अ पेस मेकर, जो कि क्या करता है? पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है, जिससे कि पूरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका चेंज होता है, यानी सारे आर्ट्रियल वेंट्रिकल्स के पोटेंशियल चेंज होता है। जब पोटेंशियल चेंज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। तो वो करंट को जो डिटेक्ट करता है वो कौन सी मशीन है? आपकी ईसीजी है, ठीक है। तो ईसीजी का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को डिटेक्ट करना। या इसका और शॉर्ट में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है इन द हार्ट, ठीक है। When the action potential occurs simultaneously in many individual, यानी contractile myocardial cells, यानी जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और बहुत सारी सेल्स में, यानी मायोकार्डियल सेल्स का मतलब क्या हो गया? जो हमारी हार्ट की सेल्स हैं। तो हार्ट की सेल्स में जब आपका पोटेंशियल जनरेट होता है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स में, सब में पोटेंशियल जनरेट होता है, तो करंट जो है उसमें कंडक्ट होता है, यानी करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है थ्रू द बॉडी फ्लूइड अराउंड द हार्ट एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोड एट द स्किन सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो वो जो है करंट जो है आप हमारी फ्लूइड में बहने लग जाता है, जो कि रिकॉर्ड करता है कौन? इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जो ईसीजी होता है उसमें आपने देखा होगा कि ईसीजी जब करवाते हैं कई सारे पेशेंट्स में, तो उनके हाथ में, ठीक है, हाथ पे, रिस्ट पे, लेफ्ट राइट रिस्ट में, पैर में और हार्ट के पास में जो है वो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि सेंस किया जाता है कि जिससे ये जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी जो है वो उसमें पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है या रिकॉर्ड करता है चेंज को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी जो इंस्ट्रूमेंट चेंज करेगा, यानी उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ है इसका, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब क्या हो गया? जो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका ईसीजी का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा ईसीजी के ग्राफ में, ये पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है, ये वेव्स आपको दिखने को मिल रही है। तो इस ग्राफ को, जो ये ग्राफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इसको मेज़र करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा ईसीजी हो गया, ठीक है। ओके, तो ईसीजी में आप लोगों को क्या क्या समझना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे दो फिगर आपको दे रखा है। जो ए वाला है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है, इलेक्ट्रोड जो है आप हाथों पे लगा के जो है चेक किया गया है कि कैसे ईसीजी आ रहा है। तो ये नॉर्मल पर्सन का ईसीजी है जिसका कि हार्ट नॉर्मली वर्क कर रहा है। तो जैसे ये पी वेव देखने को मिल रही होगी आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप हार्ट देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये मैं लास्ट क्लास में भी ये इमेज डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। जिस टाइम पे एट्रियल एक्साइटेशन होता है, यानी हमारे एट्रियल एक्साइटेशन कौन करवाता है? ऐसे नोड करवाता है। ऐसे नोड क्या है? पेसमेकर है। ये क्या करता है? जब बिगनिंग होता है तब ये क्या करता है? करंट को प्रोड्यूस करता है। और कंप्लीट कब होता है ये? जब ये दोनों, यानी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, जब दोनों में ये चला जाता है, दोनों का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, यानी एट्रियल का एक्साइटेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये एवी नोड को भी वहाँ पे सिग्नल दे देता है, लेकिन एवी नोड जो है वो तुरंत वेंट्रिकल्स को सिग्नल नहीं देता है, वो 0.1 सेकेंड का डिले करता है ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल एक्साइटेशन यानी एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर वेंट्रिकल्स के पास पेस सेटर जो हमारा एवी नोड है, ये वेंट्रिकल्स के पास में सारा कॉन्ट्रैक्शन भेजेगा। आपको येलो कलर से देखने को मिल रहा होगा, येलो कलर से यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंप्लीट येलो कलर जो है आपको वेंट्रिकल्स में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, तो हमारी एक वेव आई, यहाँ पे दिख रही है आपको छोटी सी वेव, इस वेव का नाम क्या है, पी वेव। तो जब एट्रिया हमारी एक्साइट होती है, ठीक है, एक्साइटेशन होता है एट्रियम में, तो हमारी पी वेव विजिबल होती है। जब हमारा वेंट्रिकल का एक्साइटेशन होता है, तो उस टाइम पे हमारी क्यू, यहाँ पे क्यू आर और एस, ये क्यू आर एस वेव जो है हमारी यहाँ पर विजिबल होती है जब हमारा वेंट्रिकल एक्साइटेशन होता है। और जो ये छोटी सी वेव है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसको हम टी वेव बोलते हैं। ये कब जनरेट होती है, जब हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो एट्रियल एक्साइटेशन, वेंट्रिकल एक्साइटेशन एंड वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, ये तीनों चीज़ें हमें क्या किस में देखने को मिलती है, ईसीजी में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पी वेव है, यानी पी वेव का मतलब क्या हो गया, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो या एट्रियल एक्साइटेशन बोल सकते हो। ये जो क्यू आर एस जो वेव दिख रही है आपको, ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, वेंट्रिकल एक्साइटेशन से, ठीक है, या डीपोलराइजेशन से, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये टी वेव है, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन वाली होती है, यानी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स में भी मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन होती है, द पी वेव करस्पॉन्ड टू द करंट फ्लो ड्यूरिंग द एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है या एट्रियल का एक्साइटेशन होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे जो वेव देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, पी वेव। देन सेकेंड डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.15 सेकेंड लेटर होता है। कई कई बुक्स में 0.16 सेकेंड भी दिया जाता है, कई कई बुक्स में सिर्फ 0.1 सेकेंड दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ भी दिया जा सकता है, आपको बस ध्यान रहना है, ठीक है। तो 0.15 सेकेंड जो है वो लेटर जो है आपको देखने को मिलता है, इज द रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और ये क्या करता है, ताकि देखो एवी नोड क्या करता है, इस टाइम को थोड़ा सा डिले करता है, क्योंकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन लेट हो, ताकि आर्टरिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो 0.15 सेकेंड का डिले करती है एवी नोड हमारा। फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है, यानी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स डिफ्लेक्शन बिकॉज द पाथ टेकन बाय द वेव depolarization is through the thick ventricular wall differ from the instant to instant the current generated in the body fluid chain directly accordingly, ठीक है। तो वही ये बात थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वेंट्रिकल्स में फैलता है। हमारी वेंट्रिकल्स एज़ कम्पेयर टू एट्रियम बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, और वहाँ पे आपको पता है बंडल ऑफ हीस एंड पुरकिंजी फाइबर्स की मदद से जो है वो पूरा जो है वो सिग्नल जो है वो एवी नोड ने जो ट्रांसफ़र किया है, वो जो है इनके थ्रू जो है पूरे वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर जो है वो करंट जनरेट होता है, जो कि विजिबल होता है एज अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, रिगार्डलेस of its form, for example QS portion may be absent, the deflection is still we called as QRS complex। कई बार Q डिफ्लेक्शन नहीं होता है या S पोर्शन नहीं होता है, लेकिन तब भी हम उसे QRS कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फाइनल डिफ्लेक्शन, द टी वेव। जो टी वेव हमें देखने को मिलता है, फाइनल डिफ्लेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल वहाँ पे रीपोलराइजेशन कर रही है या रिलैक्स कर रही है वेंट्रिकल्स, उसको जो है हमारा कौन दिखाता है, टी वेव दिखाता है, ठीक है। आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन हमारा ईसीजी नहीं दिखाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, हाँ। Arterial repolarization is usually not evident in the ECG because it occurs is the same time as the QRS complex, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखाया जाता है एट्रियम का रिलैक्सेशन या एट्रियल रीपोलराइजेशन, क्योंकि जब पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करी तो हमें पी वेव देखने को मिली, उसके बाद उसके तुरंत बाद जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइजेशन करती है तो एट्रियम उस टाइम पे क्या करती है, रिलैक्सेशन करती है, ठीक है। तो अब रिलैक्सेशन और एक्साइटेशन हम साथ में नहीं दिखा सकते, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि वेंट्रिकल का दिखाना ज़रूरी है, तो इसीलिए क्यूआरएस जब वेव चलती है उसी टाइम पे हमारा एट्रियम भी रिलैक्स करता है। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए
प्रीवियस ईयर में शायद पूछा भी गया है। अगर पूछा जाए कि एट्रियल कहाँ रिलैक्स करती है, कौन सी वेव में करती है, तो अगर आपको पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स भी दे रखा है, तो आपको QRS कॉम्प्लेक्स में ही टिक करना है। अगर नन ऑफ द एबव है तो नन ऑफ द एबव कर देना, क्योंकि एट्रियल रीपोलराइजेशन हमें ECG में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो ECG में हमें सिर्फ एट्रियम का जो है डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है, एट्रियल का एक्साइटेशन देखने को मिलता है, एट्रियल रिलैक्सेशन या एट्रियल रीपोलराइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ECG उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसी टाइम पे वेंट्रिकल क्या करती हैं, डीपोलराइजेशन करती हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो QRS कॉम्प्लेक्स कर सकते हो अगर ऑप्शन में है, नन ऑफ द ऑप्शन में है तो नन ऑफ द अबव करना है, क्योंकि ECG जो है वो एट्रियल रीपोलराइजेशन को जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है। ये एट्रियल का एक्शन पोटेंशियल है। जिस टाइम पे पी वेव, अगर आप देखोगे यहाँ पे पी वेव जब आ रही है तो उस टाइम पे एट्रियल का एक्शन पोटेंशियल हाई है, यानी डीपोलराइजेशन हो रहा है। +20 मिली वोल्ट पे जो है वो पोटेंशियल जा रहा है, ठीक है। तो +20 मिली वोल्ट पे जब पोटेंशियल जा रहा है तो डीपोलराइजेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा तो डीपोलराइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में देखोगे तो वेंट्रिकल में जब QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो उस टाइम पे जो है वेंट्रिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, वेंट्रिकल्स की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी वो हाई जा रहा है, ठीक है। +20 मिली वोल्ट तक जो है वो एक्शन पोटेंशियल आपका चला जाता है, ठीक है। तो ये टाइम है इन सेकेंड, तो ये ईजी है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, ओके, यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हैं, जैसे ECG इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द चेंज। देखो मैं ये बार बार आपको कह रही हूँ कि ECG जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट जो है हमारी जो ऐसे नोड ने प्रोड्यूस किया है उसको मेज़र करता है। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जैसे ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। पहले नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, फिर वो इंक्रीज होकर +20 मिली वोल्ट चला गया। तो जब भी डिफरेंस आता है पोटेंशियल में तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी करंट को हमारा ECG रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो ECG इज नॉट अ डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ECG अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि ECG जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉर्ड कर रहा है, बट नहीं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। अक्रॉस द इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल्स, इंस्टेड इट इज मेजर द करंट जनरेटेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो करंट जनरेट हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसको ये मेजर करता है बाय चेंजिंग अकरिंग इन द साइमल्टेनियसली इन मेनी कार्डियक सेल्स, ठीक है। इफ समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट मैकेनिकल एक्टिविटी, अगर आपके हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ होती है तो उसे ECG रिकॉर्ड नहीं करेगा। यानी अगर आपका कार्डियक आउटपुट या हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कोई दिक्कत आती है वॉल्यूम में कि ब्लड कंप्लीटली फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को ECG रिकॉर्ड नहीं करता है। ECG सिर्फ करंट फ्लो को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और ग्राफ है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका देखो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, टाइम इंटरवल, जैसे ये पी वेव है, पी वेव इतने टाइम इंटरवल के लिए थी 0.1 सेकंड के लिए, उसके तुरंत बाद क्यू वेव आ गई, ठीक है। क्यू वेव का टाइम इंटरवल 0.2 सेकंड का है, ठीक है। उसके बाद टी वेव आ गई, ठीक है। इस तरीके से है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। ये वाला आपका रिलैक्सेशन का फेस है, ठीक है, रिपोलराइजेशन का फेस है। तो ये भी आप देख सकते हो, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया गया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं ECG कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो कैसे पेशेंट्स पे रखा जाता है ECG, ये देख लेते हैं। अ टिपिकल ECG मेक द यूज़ ऑफ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डिंग लोकेशन इन द लिम्स एंड चेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ECG को रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं ECG लेट्स, ठीक है। ECG लेट्स को रखा जाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, so as to obtain the much information as possible to concerning with the different area of the heart. The shape and size of the P wave, QRS complex and T wave vary with the electrode location. तो जहाँ जहाँ पे आप इलेक्ट्रोड को रखेंगे, इलेक्ट्रोड की लोकेशन होगी, उस अकॉर्डिंग जो है वो आपके P wave, QRS जो कॉम्प्लेक्स है और T wave, इनका जो है वो आपका साइजेस जो है वो शेप और साइज़ जो है वो चेंज हो सकता है। तो जैसे ये पर्सन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे इस फिगर में, तो इसमें कैसे रखा हुआ है, मेन जो है वो 3 लेड्स होती हैं, लेड 1, लेड 2 और लेड 3। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 लेड्स हैं। अब ये लेड जो है वो कैसे रखी गई हैं, इनके बीच में वायर है, ठीक है। जैसे इनके ये इस वाले हाथ में एक लेड लगा रखा है, फिर ये लेड वायर से कनेक्टेड है इस वाले हैंड में, ठीक है। तो ये वाला हो गया कौन सा, राइट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया,
ठीक है। तो राइट हैंड में जो लेड वन है वो राइट हैंड में कैसे लगा रखा है, माइनस जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका वो राइट हैंड में है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट हैंड में है। ऐसे जो लेड टू है, लेड टू को कैसे लगा रखा है, ये भी वायर से कनेक्टेड है, ये लेड टू भी यहाँ पे दूसरा लेड लगा रखा है जो वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे फुट से, ठीक है। तो इसको कैसे लगा रखा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल आपका राइट हैंड पे है और पॉजिटिव टर्मिनल आपके लेफ्ट फुट में है, ठीक है। ये राइट फुट हो गया और ये लेफ्ट फुट हो गया, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव इधर है। लेड थर्ड देखोगे तो लेड थर्ड का नेगेटिव टर्मिनल आपका लेफ्ट हैंड में है और पॉजिटिव टर्मिनल फुट में है। तो ये एक तरीका का क्या बनाता है, ट्रायंगल का फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये मेन ये 3 लेड होती है, बाकी अंदर की लेड होती है AVR हो गई, ठीक है, AVL हो गई, ये सारी जो है वो अंदर लगाई जाती है, AVF हो गई, ठीक है। इस तरीके से टोटल जो है अराउंड 7 जो है वो आपके लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारा ECG जो है वो रिकॉर्ड होता है। फिर कंप्यूटर में जो है जो ग्राफ हमारा जो अभी दिखाया मैंने आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, वो हमें कंप्यूटर में विजिबल होता है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे फिगर में भी यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है कि प्लेसमेंट कैसे किया गया है इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईच ऑफ द 12 लेड, टोटल 12 लेड्स जो है यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। यूजेस विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में या रेफरेंसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव पोल हो गया, उनका पोजीशन चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दिया, पोल्स चेंज कर दिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दस प्रोवाइडिंग द डिफरेंट एंगल व्यूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ताकि हमें अलग अलग एंगल मिल सके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये आप डिटेलिंग पढ़ सकते हो अपने एंड से, ऐसा चीज़ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। यहाँ पर भी ये टेबल दिया हुआ है, अगर किसी को अच्छे से पढ़ना है तो आप जो है वो वॉन्डर्स की बुक से पढ़ लेना, वॉन्डर की, ठीक है, या फिर गाइटन एंड हॉल की बुक से पढ़ लेना, वहाँ पर डिटेल में दे रखा है, ठीक है। गाइटन एंड हॉल की बुक से पढ़ लेना, या उसको अगर किसी को डिटेलिंग में पढ़ने तो अदरवाइज इतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की लेड्स हैं, इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। देखो लेड 1 जैसे राइट आर्म में है, लेफ्ट आर्म में है, ठीक है। फिर लेड 2 राइट आर्म लेफ्ट लेग, लेड 3 लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग, ठीक है। या AVR का कॉम्बिनेशन या इसका कॉम्बिनेशन, तो डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन बना के जो है वो ECG को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा अभी तक इससे इतना क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है डिटेलिंग में, ठीक है। जो मेन है अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम अ टू सफरिंग पीपल, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक जब होता है तो आपको ECG में देखने को मिलता है गड़बड़ी कि ECG जो है वो इस पर्सन का गलत चल रहा है। तो जैसे आप A वाला देखोगे, A वाला फिगर में आपको नॉर्मल ECG देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला नॉर्मल ECG है, नॉर्मल हमारी P वेव आ रही है, देन QRS है, देन T है, फिर फॉलोड बाई PQRST, फॉलोड बाई PQRST, ठीक है। एकदम कंटिन्यूस है, सिंक्रोनाइज्ड वे में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका B वाला। B वाला आप देखो, B वाले पर्सन में क्या गड़बड़ है, B वाले में जो है आपका P वेव आ रहा है, QRS आ रहा है और फिर T आ रहा है, चलो ठीक है। T के बाद फिर बहुत जल्दी P आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो T खत्म होते ही स्टार्टिंग में P आ जा रहा है, फिर P के बाद QRS वेव नहीं आ रही है, नो QRS वेव, ठीक है। QRS नहीं आ रही है और T वेव भी नहीं आ रही है, फिर तुरंत P आ जा रही है। P के बाद QRS T P, फिर P जो है P इज़ नॉट फॉलोड बाई QRS एंड T। तो यहाँ पर जो है आपका जो सेकंड वाला दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, पार्शियल ब्लॉक दिखा रहा है, डैमेज टू AV नोड। पार्शियल ब्लॉक में जो है AV नोड में जो है यहाँ पर डैमेज हो रखा है और परमिट्स ओनली every other arterial impulse to transmit the ventricles. Note that every second P wave is not followed by a QRS and T. तो हर दूसरी जो P वेव है उसको QRS जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, QRS एंड T। तो यहाँ के यानी पर्सन के हार्ट में गड़बड़ है, यानी पार्शियल ब्लॉक इन से ये जूझ रहा है। नेक्स्ट थर्ड है C वाला देखने को मिलेगा आपको। तो C वाला देखो, यहाँ पे ये P वेव है, देन QRS नहीं है, QRS एंड T दोनों नहीं है, फिर P वेव है, QRS T है, फिर P बहुत जल्दी आ गया इसमें, और फिर से QRS एंड T नहीं है, फिर P है, फिर QRS एंड P जो है बहुत लेट है, यहाँ पे फिर P आ गया, यानी पूरा कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। तो ये कंप्लीट ब्लॉकेज का है, ठीक है। देयर इज़ अ नो सिंक्रोनेसी, यहाँ पे कोई सिंक्रोनी नहीं होगी। सिंक्रोनी का मतलब क्या हो गया है कि कोई रिदम नहीं है, नो रिदम, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है जैसे रिदम में हो रही है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रॉपर वे में मैनर में हो रही है, PQRST देन PQRST, ठीक है। एक फिक्स डिस्टेंस है सबके बीच में,
टी और पी के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स टाइम के बाद वो हो रहा है, ठीक है, एक सिंक्रोनी है। लेकिन यहाँ पर कोई सिंक्रोनी ऐसा मेंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर बी वाले में भी एक सिंक्रोनी थी कि पी के बाद क्यू आर एस टी आ रहा है, फिर तुरंत पी आ जा रहा है, पी के बाद फॉलो नहीं हो पा रहा है पी, लेकिन तुरंत वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर आपको रिपीट होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक तरीके की सिंक्रोनी, गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो दिख रही है, लेकिन एक सिंक्रोनी देखने को मिल रही है, यानी एक रिदम में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी रिदम में नहीं चल रहा है, पता नहीं कुछ भी हो जा रहा है, कहीं भी पी वेव आ जा रही है, क्यू आर एस के बाद पी वेव आ जा रही है, कभी टी के बाद पी वेव आ जा रही है, तुरंत आ जा रही है, कभी पी के बाद खुद पी वेव आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिंक्रोनी नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज का ये केस है, ठीक है। एंड द वेंट्रिकल्स आर बीइंग ड्राइवन बाय वेरी स्लो पेसमेकर सेल्स इन बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स है वो बहुत ही स्लो, जो पेसमेकर सेल्स होती हैं आपकी, यानी जो बंडल ऑफ हिस है उनमें, उनसे जो है वो आपका जो वेंट्रिकल्स है उनकी एक्टिविटी ड्राइव हो रही है। दैट्स वाई जो है आपको ऐसे ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि कौन सा ब्लॉक है, ठीक है, तो आप जो है वो जवाब देख सकते हो, पार्शियल ब्लॉक है या कंप्लीट ब्लॉक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये पी वेव है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरवल दे रखा है जिसे हम पी आर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। जो क्यू वेव और पी के पहले वाले जो इंटरवल होता है उसे हम पी आर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू टी इंटरवल है, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इनका जो है थोड़ा थोड़ा नाम जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो पी वेव है उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियल, यहाँ पे क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब एट्रियम यानी लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में हमारा डीपोलराइजेशन होती है, उनकी सेल्स में डीपोलराइजेशन होता है, तो हमें पी वेव देखने को मिलती है। क्यू आर एस वेव कब देखने को मिलती है, जब हमारी वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। यहीं पे आर्टेरियल का रिलैक्सेशन भी होता है, यानी रीपोलराइजेशन भी एट्रियम का होता है, लेकिन वो क्योंकि ईसीजी उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट टी वेव है, टी वेव में क्या होता है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ गया, वेंट्रिकल्स की सेल्स जो है वो वापस से नॉर्मल अपने पोटेंशियल में आ गई, ठीक है। नाउ ये क्यू आर एस वेव क्या दिखाती है, ठीक है। क्यू आर एस वेव को हम देख लेते हैं। जो क्यू वेव है हमारी, ये हमें दिखाती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइजेशन, अगर हम डिटेल में बोले तो, ठीक है। डिटेल में बताऊं तो क्यू वेव दिखाता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी जो सेप्टम है, सेप्टम जानते हो, जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है। जैसे ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इन दोनों को जो बीच में डिवाइड कर रहा है वो वॉल क्या होती है, सेप्टम होती है। जो तो ये सेप्टम जिससे बनी होती है, जब इनके सेल्स में डीपोलराइजेशन होता है तो हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद आर है, आर जो है वो मेजर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस वेव, एस वेव, एस में क्या होता है आपका, बेसल वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये बेसल हो गया, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, और ये मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो इसी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो अब होता क्या है गाइस, मैंने आपको ये डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग समझ लो, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के ईसीजी में क्या रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर मैं फ्रॉग का ईसीजी हम करने जाएं तो क्या रिकॉर्ड नहीं होगा फ्रॉग के ईसीजी में, ईसीजी में क्या नहीं दिखेगा आपको, कौन सी वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब अगर मैं जाके फ्रॉग में लगा दूं ईसीजी, तो उसके कौन सी वेव नहीं दिखेगी, तो कौन सी नहीं दिखेगी, कौन सी नहीं दिखेगी अगर बताऊं तो, कौन सी नहीं दिखेगी, ये पी वेव हो गई, ये आर हो गई, ये एस हो गई, एंड ये टी हो गई, ठीक है। तो फ्रॉग के ईसीजी में क्या नहीं दिखेगी, क्यू वेव नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी क्यू वेव, क्योंकि जो हमारा ईसीजी है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है फ्रॉग का, वो कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से रहता है हार्ट, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बना रही हूँ, ठीक है। तो
तो अब देखो इस तरीके से आपके डिवाइड होते हैं, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकुलर हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारा ह्यूमन का हार्ट हो गया। अब जो हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी वेंट्रिकल्स उसका लेफ्ट राइट नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल क्या होता है, डिवाइडेड नहीं होता है, लेफ्ट राइट में नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया और वेंट्रिकल हो गया। तो वेंट्रिकल राइट लेफ्ट तो होता नहीं है, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट होता है, आपको पता होगा फ्रॉग का क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है फ्रॉग, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो वेंट्रिकल डिवाइड नहीं है। तो अब वेंट्रिकल में जब सेप्टम ही नहीं है तो सेप्टम दिखेगा, सेप्टम का डीपोलराइजेशन दिखेगा, ईसीजी में नहीं दिखेगा। तो क्यू वेव क्या दिखा रहा है, सेप्टम डीपोलराइजेशन। तो सेप्टम तो प्रेजेंट है नहीं, तो क्यू वेव यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो नो विजिबल ऑफ क्यू वेव जो है विजिबल नहीं होगी, क्योंकि सेप्टम ही प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ओनली 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो आपके फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैंने जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है लगभग सी, ठीक है। और इसके बाद हम जो है कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डिक साइकिल कैसी चलती है, सिस्टोल डायस्टोल, कैसे ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी को नहीं आती है समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और पहले जितना मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ लेना, देन इस टॉपिक पे यानी इस पार्ट पे जो है वो स्विच करना, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 1 से पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट नया होगा तो, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।